हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपन्यास और उसके टेक्स्ट के आधार पर पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण पंक्तियों पर बातचीत करूंगा, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। इसके पहले हमने कविता नाटक पर विचार कर लिया है। अब उसके अगले क्रम में हम उपन्यास पर बात करेंगे। तो पहले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? ये उपन्यास कौन सा है? तो सही जवाब है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो जो भी इस लेक्चर्स में आपको उपन्यासों से संबंधित पंक्तियां बताई जाएंगी वो ऑलरेडी यूपी हायर एजुकेशन यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, और आप अपने कॉलेज या विश्वविद्यालयी जीवन में भी इन उपन्यासों को जरूर पढ़े होंगे। तो आपको पीजी की जो प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। कई हमारे जो छात्र कर सकते हैं या फिर मित्र कर सकते हैं, कमेंट्स कर पूछ रहे हैं कि किस किताब से इसको मैं बना रहा हूँ। तो इसके लिए काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ा है। कई जगह से मैंने इसका कलेक्शन किया है, और कई बार क्या होता है कि आपके पास किताबें रहती हैं लेकिन इतना परीक्षा का प्रेशर होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, और उन्हीं को मैं तोड़ कर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शंस में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगला प्रश्न है, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तमस, जिसका प्रकाशन सन 1973 ईस्वी में हुआ था। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है जो कि भारत विभाजन पर आधारित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन कही गई है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में। प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है। ये किसके लिए कहा गया है? सिखों और मुसलमानों के लिए। ठीक है, अगला जो कोटेशन है उस पर बात करते हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? जो ऑप्शन दिया गया है, तो एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिए कि ये पात्रों के नाम भी दिए गए हैं, तो आपके दो प्रश्न तैयार होंगे। एक तो कोटेशन तैयार हो जाएगा, दूसरा जो पात्र हैं कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, प्रशांत, स्नेहमयी, ये सब मैला आंचल से संबंधित है। मैला आंचल सन 1954 में प्रकाशित हुआ था और फरेश्वरनाथ रेणु का एक कालजयी उपन्यास है, और जानते हैं आपकी रातों रात इसने वो सारी सुर्खियां बटोर लीं जो एक उपन्यास को चाहिए थी। तो मैला आंचल अपने आप में एक विशेष उपन्यास है और सभी के दिलों में बसता है, जैसे गोदान सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों के दिल में बसता है। तो एक तरीके से क्रिकेट की शैली में मैं कहूँ तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, गोदान और मैला आंचल की जोड़ी वैसे ही है साहित्य के अंतर्गत। तो ये जो वाक्य है किसका है? गरीबी और जहालत का, जो दो कीटाणु के रूप में है, ये प्रशांत का मानना था। डॉक्टर प्रशांत जो कि मलेरिया इत्यादि पर रिसर्च कर रहे थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर प्रशांत किस पर रिसर्च कर रहे थे। बाद में उनको कमली से प्रेम हो जाता है, और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जिन्होंने मैला आंचल पढ़ा होगा वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा से यह कथन लिया गया है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये जो कथन है वो किसका है? तो ऑप्शन सी सही है, महामाया भैरवी। और बाकी आप भट्टिनी, निपुणिका, सुचरिता को आप ध्यान में रखिए कि ये स्त्री पात्र हैं।
बाणभट्ट की आत्मकथा की, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ था, जिसका कि मैं चर्चा पहले ही कर लिया है। अगला प्रश्न है, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। कितनी ही प्रासंगिक लाइन है ये, और ये परीक्षा में पूछी गई है। आपको कहानी की तरह ये याद हो जानी चाहिए कि विवाह के संदर्भ में किस पात्र ने इस कथन को कहा है। तो इसका जो सही जवाब है प्रोफेसर मेहता। आप जानते हैं कि प्रोफेसर मेहता को ऐसा माना जाता है कि जो भी विचार गोदान में व्यक्त किए गए हैं वो मुंशी प्रेमचंद के ही विचार हैं, लेकिन मेहता के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। गोदान, जिसे कि कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था और ये एक कालजयी महाकाव्य है, वैसे ही जैसे कि मैला आंचल है। तो काफ़ी इसे प्रश्न आते रहे हैं परीक्षाओं में। और पात्रों को भी आप देख लीजिए, अमरपाल सिंह, ओंकारनाथ, मिर्जा खुर्शीद, ये सब पात्र हैं। बाकी होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सिलिया, माता दिन, दाता दिन, इन सारे लोगों को तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न कथन के रूप में है, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर सीधे सीधे लेखकों का ही नाम दे दिया है, तो सही जवाब है प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा है? मतलब ये संवाद है यहाँ पर, किसने किससे कहा। मैं फिर काम शुरू करूँगा, इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूँगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैला आंचल से ली गई है। और किसने कहा है? डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है। ठीक है, बाकी आप पात्रों का नाम अपने दिमाग में रखिए। प्रशांत ने ममता से इस बात को कहा है, उन्होंने प्यार को महत्व दिया है अपने जीवन में। तो ध्यान रखिए, ऐसे कोटेशन अगर आ जा रहे हैं कहानी के रूप में अपने दिमाग में भी रखिए। एक और बहुत ही फेमस कोटेशन आ गया, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा? काफ़ी मार्मिक बात कही थी उसने। जिन लोगों ने गोदान उपन्यास को आखिर तक पढ़ा होगा तुरंत इसका आंसर वो ढूंढ लिए होंगे। महाराज, घर में न गाय है, न बच्चियाँ है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। अब जानते हैं कि जो गोदान है कृषक जीवन का महाकाव्य तो है ही, और ये एक हिंदू संस्कृति पर चोट भी की गई है कि जिस व्यक्ति को जीवन भर गाय रखने की जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हुई, लेकिन उसके मरने के बाद जो गोदान किया जाता है उसके लिए हम घर परिवार वाले व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से प्रेमचंद ने सवाल उठाया है इस चीज़ पर। अगला प्रश्न है, निम्न संवाद किसने किससे कहा है? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पंक्ति है, गोदान से ली गई है ये पंक्ति। और किसने किससे कहा है? तो इस बात को गोबर ने झुनिया से कहा है, इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न, किस पुस्तक से लिया गया है ये अंश? ये सवाल पूछा गया है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से भी कभी मलिन नहीं होती। तो ये कोटेशंस लिया गया है गोदान से, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने इसको कृषक जीवन का महाकाव्य माना था। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? देख रहे हैं, एक लंबा कोटेशन है जो कि गोदान से लिया गया है। गोदान तो आप जितना पढ़ेंगे कोटेशंस की इसमें भरमार है। तो ये जो
कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? मालती। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो मेहता और मालती के बीच में काफ़ी संवाद होता रहता है, वो भी बौद्धिक तरीके का संवाद। मालती भी अपने समय की पढ़ी लिखी महिला हैं और प्रोफेसर मेहता तो पढ़ाते ही हैं, बाकी वो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो जो इसमें प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सी कृति है, ठीक है, कौन सी रचना है औपन्यासिक? सही जवाब है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2 खंडों में है, शेखर एक जीवनी भाग 1, भाग 2। इसका प्रकाशन 1940-41 के आसपास में हुआ था, ठीक है। ये अपने आप में एक ऐसा उपन्यास है जो पारंपरिक तरीके से चली आ रही विधात्मक जो शैली होती है उसको थोड़ा सा इसने तोड़ने का प्रयास किया है। अब देख रहे हैं उपन्यास है और इसके टाइटल में ही लगा है जीवनी। इसी से कुछ प्रेरित होकर बाण भट्ट की आत्मकथा भी टाइटल में थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ है। कई बार इनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा में है, ठीक है, तो ध्यान रखिए ये सब उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है? तो इसमें 2 उपन्यासों की चर्चा की जा रही है। एक तो कंकाल के बारे में बतलाया जा रहा है जो कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया कि इसी टाइप का और कौन सा जो उपन्यास है लिखा गया है जिसमें पाप और पुण्य की बात कही गई है। तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। इसका सही जवाब है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो ये जो कोटेशन आया हुआ है दिव्या उपन्यास से लिया गया है, जिसका प्रकाशन सन 1945 ईस्वी में हुआ था, और यह यशपाल कृत बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। यहाँ तक कि यह यूपीएससी के भी सिलेबस में लगी है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको जगह मिली हुई है। तो काफ़ी फेमस उपन्यास और उससे ये लिया गया कथन। अगला प्रश्न है, बावन ने 2 आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन है किसका है? सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। यह कथन एक्चुअली में मैला आंचल से लिया गया है। बावन दास उसका एक पात्र है और उसी पात्र से संबंधित ये कथन उठाया गया है जिसको कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतने ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? सही जवाब है प्रेमचंद का। ठीक, जब भी उपन्यास की बात आती है तो प्रेमचंद से ढेर सारे कोटेशंस आते हैं। वैसे भी उपन्यासों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अभी टेक्स्ट आधारित थोड़े कम प्रश्न आ रहे हैं, बाकी क्रम के अनुसार कि फला उपन्यास के बाद कौन सा उपन्यास आएगा, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से ढेर सारे प्रश्न पिछले 7-8 सालों से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है मैला आंचल। मैला आंचल से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? सही जवाब है धनिया का है। जब होरी अब इस दुनिया को छोड़ चुका है और उसके आगे के कर्मों के लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गोदान करना है और दाता दिन से ये संवाद हुआ है धनिया का। और ये आखिरी क्षण की एकदम से पंक्तियाँ हैं। जो भी गोदान उपन्यास पढ़ा होगा वो तुरंत इस चीज़ को समझ रहा होगा। तो हमने उपन्यासों से संबंधित कुछ टेक्स्ट आधारित पंक्तियों को देखा जो कि परीक्षाओं में आई हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।